बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली इट कवर टू माइनर टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज कंडीशनल ऑपरेटर, द सेकंड वन इज गो टू स्टेटमेंट। आज हम इन दोनों का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों किस तरह वर्क करते हैं, और डिफरेंट एग्जांपल्स लेके हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल जो है वो कहाँ हो सकता है। सबसे पहले हम कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर्स बुनियादी तौर पे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर ही है। ये बुनियादी तौर पे एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है इफ एल्स का। अगर आप सिंपल इफ एल्स को नहीं यूज़ करना चाहते तो आपके पास ये एक और ऑप्शन मौजूद है कि आप कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। आमतौर पे ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनके दो ऑपरेंड होते हैं, दो वेरिएबल्स के का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर्स जो हैं, तो इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो आमतौर पे ये जो ऑपरेटर्स हैं ये तीन ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं। सिंटैक्स इज क्वाइट सिंपल। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने रेड किया है, दिस इज द सिंटैक्स। तो इसमें सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखनी है और कंडीशन के बाद आपने ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। दिस इज दिस सिंटैक्स, दिस इज द वे टू राइट द कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है पहले नंबर पे, जिसको हम कहेंगे कि दिस इज द ट्रू केस, यानी अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। कॉलम्स लगाएंगे, कॉलम्स के बाद स्पेस के बाद आपको एक और स्टेटमेंट लिखनी है, दैट इज बेसिकली फॉल्स केस स्टेटमेंट। तो ये तीन चीजें हैं, वन वेरिएबल इज इनसाइड द कंडीशन, द अदर टू आर इनसाइड दीज टू स्टेटमेंट्स। सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स, दिस इज क्वाइट सिंपल। सो अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन को आप सिंपल किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन के जरिए या किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर के जरिए जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमने इफ के केस में, इफ एल्स के केस में बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो एज ए प्रैक्टिस वो एज ए एग्जांपल जो है वो हमने लगा कर देखी है। कंडीशन एवेल्यूएट की जाएगी, उसका रिजल्ट होगा ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन है सिंटैक्स में, अगर देखें एवेल्यूएट होगी, इसका रिजल्ट होगा या ट्रू या फॉल्स। तो हमारे पास दो केसेस हैं आगे, ट्रू केस स्टेटमेंट, फॉल्स केस स्टेटमेंट। तो ट्रू केस एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, और फॉल्स केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल उस तरह काम करता है जिस तरह इफ एल्स काम करती है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो इट्स क्वाइट सिंपल। तो सिंटैक्स हमने देख लिया, उम्मीद है इसकी हमें समझ आई होगी। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी पहली एक सिंपल सी एग्जांपल है। सपोज करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, तो ए को हमने एक इस तरह की स्टेटमेंट में लिखा है। तो हम एक्स को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं बाय चेकिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। मीन्स एक्स की वैल्यू को इस कंडीशन के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। तो कंडीशन कैसे डिसाइड करेगी? तो ये देखें, ये पहला पार्ट है कंडीशन और ये क्वेश्चन मार्क, दिस वन। यहाँ पे अगर फोकस करें तो बात समझ में आ जाएगी। इस वेरिएबल को चेक करते हैं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 50, तो दिस इज द कंडीशन। a की वैल्यू यूजर से लें और चेक करें कि क्या वो ग्रेटर देन 50 है। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 50 होगी तो इस कंडीशन का आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा, और अगर a की वैल्यू लेस देन 50 होगी तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के बाद पहली जो चीज़ हम लिखते होते हैं वो है ट्रू केस स्टेटमेंट। तो ट्रू केस के अंदर हमने वैल्यू लिखी है 1, कॉलम्स लगाए हैं, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ लिखते हैं वो थी फॉल्स केस स्टेटमेंट। सो एक्स की वैल्यू को वैल्यूएट करना चाहते हैं कंडीशन की हेल्प से। कंडीशन को चेक किया, लेट कंडीशन इज ट्रू, तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी,
इफ कंडीशन इज ट्रू तो x 1 के बराबर आ जाएगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स x 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये एक सिंपल सा वो है हमारे पास ऑप्शन कि x दो डिफरेंट वैल्यूज रख सकता है, 1 और 0, और x की वैल्यू को 1 रखना है या 0 रखना है ये कोई कंडीशन डिसाइड करेगी। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन को एवेल्युएट करेंगे। तो कंडीशन हमने एवेल्युएट की, उसकी बेस पे हमें पता चल गया अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कहेंगे x जो है वो 1 के बराबर है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम कहेंगे x जो है वो 0 के बराबर है। यही काम आप बड़ी आसानी के साथ इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते थे। ये मैंने यहाँ पे इफ एल्स को यूज करके भी यही काम करके दिखाया। ये देखें, इफ में हमने कंडीशन लिखी है a इज ग्रेटर देन 0, तो इफ कंडीशन इज ट्रू तो x जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज x जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये काम जो यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स में करना पड़ा था, यहाँ जो है वो सिंगल स्टेटमेंट में हो सकता है। तो बेसिकली दे आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर। तो सिंपल केसेस में जो है आप कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस में आमतौर पे हम इफ एल्स को ही प्रेफर करते हैं। तो इसकी फर्दर जो है वो एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम का टारगेट ये है that input marks of a student and display pass if marks are greater than 40 and fail otherwise। कंडीशन लगाई है कि आपने ये काम कंडीशनल ऑपरेटर के जरिए करना है। ये काम आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके भी आसानी से कर सकते थे, क्योंकि वो आप पढ़ चुके हैं तो उससे फेमिलियर हैं। तो हम उसका एक अल्टरनेटिव वे जो है वो देख रहे हैं कि ये भी C++ का हिस्सा है, ये भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शुरू का पार्ट जो है दैट इज द यूएल हेडर। ये हमारे हेडर फाइल्स हैं, दिस इज पार्ट डेव। ये आपने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है, यहाँ से प्रोग्राम की बॉडी शुरू होती है। तो मार्क्स लिए हैं आपने यूजर से, उनकी डाटा टाइप आपने इंटीजर रखी है। तो मार्क्स लेने के लिए आपने जो है वो सी आउट और सी इन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। सी आउट करके आप कहते हैं एंटर योर मार्क्स, और सी इन करके आप कंसोल इनपुट कीबोर्ड की हेल्प से यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो वैल्यू एंटर कर सके मार्क्स जो वेरिएबल आपने दिया है। तो यहाँ पे सी इन करके मार्क्स को कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, वो 40 से बड़ी भी हो सकती है, 40 से छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये देखें, हमने रिजल्ट लिखवाना है सी आउट, ये डबल कोटेशन में लिखा रिजल्ट इज। आप जानते हैं डबल कोटेशन में हम जो चीज़ लिखते हैं वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होती है, प्रोग्राम उसका वैल्यूएट नहीं करता। ये आपने जो है वो लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया है यहाँ। ये इसका पहला पार्ट है, दिस मार्क्स ग्रेटर देन 40। यहाँ मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ ब्रैकेट आएगी और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो प्रिंट करना है पास, डबल कोटेशन में पास लिख दिया है, तो पास एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो कॉलम्स के बाद आपने फॉल्स केस स्टेटमेंट लिखनी है। फॉल्स केस क्या है कि मार्क्स आर लेस देन 40। ठीक है, तो अगर मार्क्स लेस देन 40 हैं तो फेल प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो सिंपल है, ये आपके पास एक एग्जांपल है, कहता है एंटर योर मार्क्स, लेफ्ट यूजर ने 92 एंटर किए हैं। तो कंडीशन एवेल्युएट होगी, मार्क्स की वैल्यू 92 है विच इज ग्रेटर देन 40। तो क्वाइट सिंपल, द कंडीशन इज ट्रू, यस 92 इज ग्रेटर देन 40। So it is understood that this statement pass will be printed on the screen. So you see on the screen result is from here and pass is from here. So you get a result is pass. So you get result is pass. So ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसकी हम एक और एग्जांपल देखें। उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी, बाकी आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, और एग्जांपल भी ये भी बहुत सिंपल सी है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर
and display whether it is divisible by 3 or not by using conditional operator. So you have to check that the number is divisible by 3 or not. Very simple program. Here you get the value. Let आपने नंबर को जो है वो n नाम दिया है, इंटीजर है, ये आपने यहाँ उसकी डिक्लेरेशन कर दी, ये आपने डिक्लेरेशन कर दी है उसकी। ये सी आउट और सी इन को यूज़ करके जो है आपने कीबोर्ड की हेल्प से प्रोग्राम को इस काबिल किया है कि वो यूज़र से वैल्यू ले सके। और फाइनली आपको ये नज़र आएगी जो कंडीशन हमने लगाई है, कंडीशनल ऑपरेटर जो है हमारा जो हमने लगाया है वो नज़र आएगा। इसमें सबसे पहले देखें ये n मॉडुलस 3 टू फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स आप डिवाइड करते हैं n को 3 से और रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। दिस इज द कंडीशन। So if this is the case, then the true case is the number is divisible by 3. So C out क्या करें, divisible by 3, right? Oh, okay. If this condition is not true, you get some remainder 1, 2, 3. You get any remainder. So the condition will be false. तो हमारी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो दिस वन, दिस इज फॉल्स केस स्टेटमेंट। तो क्या सी आउट स्क्रीन पे क्या आएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड गेट करेक्ट है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं किसी इनपुट को ध्यान में रख के। तो लेट ये यूजर ने नंबर एंटर किया 15, ये हमें आउटपुट पैटर्न जो है वो नजर आ रहा है। यूजर ने नंबर एंटर किया है 15, हमने चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। ओके, तो यहाँ आएंगे जी, 15 और 3 से डिवाइड करें, 5 इंटू 3 15, पूरा पूरा तक सेम हो गया, राइट। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, 0। सो कंडीशन इज ट्रू, so this condition is true. If this condition is true, the true case statement will be executed. So what is true case statement, divisible by 3. So you get on the screen divisible by 3. If we take another example in this program, like this is 16, not 15, this number is let 16, ये 16 है। 16 को आप 3 से डिवाइड करें, 5 इंटू 3 15, 16 minus 15 you get remainder 1. So if remainder is 1, then this condition will be false. If this condition will be false, this statement will be skipped and this statement will be executed. You get on the screen, not divisible by 3. Right? So these are the basic 2 examples of conditional operator. Hopefully you have understood it. Now you have a chance to ask questions. I am going to unmute your mics. So if you have any question up till now, you can ask. Okay, your turn. Your mics are open. If you have any question, you can ask regarding conditional operator. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आपने कहा है कि अगर 16 हो तो हम डिविजिबल वाली कंडीशन को निगलेक्ट कर देंगे। Right. सर अगर जब 15 हो तो फिर नॉट डिविजिबल वाले कंडीशन को भी निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले तो कहा दूसरी कंडीशन जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा जी, तो दूसरी ऑटोमेटिक निगलेक्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इफ के नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट, अगर इफ की कंडीशन सही है तो एग्जीक्यूट हो जाती है और एल्स वाली निगलेक्ट हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट सेलेक्ट हो जाएगी फर्स्ट वन, और ये नेगलेक्ट सेकंड नेगलेक्ट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल होगी तो फर्स्ट वाली नेगलेक्ट हो जाएगी, सेकंड वाली सिलेक्ट हो जाएगी। जी, यानी सर जी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी जो है ना स्टार्ट लेते हैं तो इंक्लूड वो आगे लिखा हुआ है, फिर आगे इस तरह आगे नीचे वर्ड में लिखा हुआ है एक पे, वो एक पे जो है वो CLR इस तरह से लिखा हुआ है। तो वो क्या प्रोग्राम का देख के हिसाब किताब लगा के ऐसा करना पड़ता है या एज यूजुअल जो मर्जी यूज कर लें? ये आपको CLR SCR लिखा हुआ नजर आ रहा है, या ये गेट करेक्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है, या पिछले प्रोग्राम में अगर आप देखें तो आपको यूजिंग नेम स्पेस STD लिखा हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, वाइड मेन तो सिंटैक्स है, आपको पता है प्रोग्राम मेन प्रोग्राम को शुरू किया है आपने यहाँ से,
ठीक है, ये जी तो सर। एज इट इज आएगा। बाकी ये जैसे आपने इसको पॉइंट आउट किया है CL और SCR, इसको कहते हैं क्लियर स्क्रीन। ये सर ये किसी में लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा जी होता जी है, जी ये जी CLR SCR। जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप टर्बो C++ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन आमतौर पे देना पड़ता है। उसमें ये होता है कि एक बार आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी जो टर्मिनल ओपन होता है जिस पे आपको रिजल्ट शो होता है उस पे आपका डाटा प्रिंट हो जाता है। जब आप उसको री एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरी बार एग्जीक्यूट करते हैं, अगर क्लियर स्क्रीन नहीं होगा तो पहले वाली वैल्यूज भी पड़ी रहेंगी, नई भी आ जाएंगी बोर्ड के ऊपर, डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक सर। ठीक है, तो अगर सर ये आपका सब में लिख सकते हैं, सब प्रोग्राम में जितने भी लिखे हैं, या कोई लेसन मैं स्पेशल बताता कोई हूँ, कंडीशन? मैं जी बताता सर। हूँ मैं बताता हूँ लेसन में केयरफुली। तो अगर टर्बो के यूजर हैं आप, तो उस केस में ये बात कर रहा हूँ, तो आप आमतौर पे सब प्रोग्राम्स में क्लियर स्क्रीन लिखते हैं। उससे ये होता है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो पुरानी एग्जीक्यूशन से जो आउटपुट आई होती है वो उसको इरेज कर देता है, साफ कर देता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। ठीक है, अब अगर आप यूजर हैं डेव C++ के, ज़्यादा जो हमारे जदीद कंपाइलर्स हैं, तो उसमें ये चीज़ें बिल्ट इन मौजूद होती हैं। तो जिनमें ये चीज़ें बिल्ट इन मौजूद हों उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर आपको डेव में अगर आप यही प्रोग्राम लिखते तो आपको क्लियर स्क्रीन लिखने की ज़रूरत ना पड़ती। इसकी एग्जांपल अगर आप इधर देखें, इस प्रोग्राम में जो हमारा पिछला प्रोग्राम था, तो इसमें आपने क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा, ठीक है। यस। लेकिन इसमें आपने एक इजाफी स्टेटमेंट लिखी है यूजिंग नेम स्पेस std, राइट। जी सर। तो ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको हर प्रोग्राम के शुरू में ऐड करनी पड़ेगी अगर आप अपने लिखे हुए प्रोग्राम को डेव कंपाइलर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर इसी प्रोग्राम को आप टर्बो C++ कंपाइलर में चलाएंगे तो आपको इस स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्क्रीन को क्लियर चाहते हैं तो फिर आपको क्लियर स्क्रीन जो है वो कीवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो सर हमें तो उसमें दिस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर कि आप कौन सा कंपाइलर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। जी पूछें। सर हमें उसने प्रोग्राम में मेंशन तो नहीं किया होता कि ये टर्बो है या दूसरा है, तो फिर हम अगर क्लियर नहीं, लिखें हर उस ओके, अगर आप पेपर पे प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लियर स्क्रीन को मेंशन करें। आप लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल और अनलेस आपको बताया ना जाए कि आप फलां कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सर प्रोग्राम जो शुरू करते हैं सब अक्सर लिखा होता है इंट और कभी लिखा होता है फ्लोट, तो वो कब यूज करते हैं? प्रोग्राम शुरू करते हैं आप मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं या वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं? सर वॉइड मेन के बाद जो ये वाले यहाँ पे, सर यहीं जैसे हाँ ये बहुत सिंपल है। डाटा टाइप को अगर आप जहन में लेके आए, हमने शुरू में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे डाटा टाइप के बारे में। अगर तो आपको पता है कि आप जिस वेरिएबल को डील कर रही हैं, जैसे हमने यहाँ n वेरिएबल लिया है, अगर आपको पता है वो इंटीजर है, उसकी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो फिर आप इंट इस्तेमाल करते हैं, इंट फॉर इंटीजर डाटा टाइप। अगर आपको पता होगा उसमें फ्लोटिंग पॉइंट है, उसमें आशारिया डेसिमल पॉइंट है, तो जब भी आपको श्योर हो कि आपके किसी वेरिएबल की वैल्यू में डेसिमल पॉइंट आ सकता है, तो फिर आप हमेशा फ्लोट इस्तेमाल करेंगे या डबल इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा, कोई और सवाल? सर ये जो प्रोग्राम है हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं, तो सर ये अच्छा, कंडीशनल निर्देश है। ये अल्टरनेटिव ऑप्शन लैंग्वेज में मौजूद है ना दोनों, राइट। तो डिपेंड करता है, अगर आप सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वन लाइनर जो है वो कंडीशन हो, तो आप
कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम्प्लेक्स प्रोग्राम हो तो फिर इस तरीके से करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप प्रॉपर इफ एल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सर ये कंडीशन जो है ना एक ही लाइन में लिख सकते हैं सर? ऑलरेडी ये देखें ना आप, ये सारा कुछ एक लाइन में लिखा हुआ है। ये मेरा पॉइंटर जो है मेंशन कर रहा होगा, लुक एट दिस, ठीक है। ये सारा कुछ एक ही लाइन में लिखा हुआ है। इफ एल्स में एक लाइन में इफ आएगा, देन उसकी कंडीशन आएगी, फिर स्टेटमेंट आएगी, फिर एल्स आएगा, फिर उसकी स्टेटमेंट आएगी, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ सारा कुछ आपने सिंगल वेरी स्मार्टली एक ही लाइन में कर, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? ये परसेंटेज नहीं है, डिवाइडर का साइन है। दिस इज टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर, सॉरी। ठीक है सर, कैरी करें आगे। थैंक यू। अब हम अपने आज के लेक्चर के दूसरी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। इसको आमतौर पे जंप स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो प्रोग्राम के एक हिस्से से कंट्रोल को जंप करके किसी दूसरे हिस्से में लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस स्टेटमेंट को हम गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये प्रोग्राम के कंट्रोल को डायरेक्टली मूव कर देती है फ्रॉम पार्टिकुलर लोकेशन टू सम लेबल। हम कोई लेबल लगाएंगे प्रोग्राम में, जहाँ लेबल लगा होगा प्रोग्राम का कंट्रोल जो है, जैसे ही गो टू स्टेटमेंट लिखी जाएगी वहाँ से लेबल पर चला जाएगा, ठीक है। लेबल जो है ये नेम है, पर्टिकुलर लाइन है प्रोग्राम की एक, ठीक है। लेबल को क्रिएट करते हैं किसी भी वैलिड आइडेंटिफायर को यूज़ करके, कोई भी नाम इस्तेमाल करके उसके सामने जो है वो कॉलम्स लगाते हैं। तो ये तो इसका लिखने का तरीका हो गया जी। सिंटैक्स की अगर बात करें तो दो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं गो टू स्टेटमेंट को लिखने। सबसे पहले तो दो हिस्से हैं इसके। एक जगह आप गो टू और आगे आपने लेबल लिखा है, और दूसरी जगह आपने लेबल को मेंशन करना है, ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, पहले गो टू स्टेटमेंट और उसके बाद लेबल, या पहले लेबल बाद में गो टू स्टेटमेंट। आमतौर पे जो सेकंड सिंटैक्स है ये ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये दोनों सिंटैक्स जो हैं वो गो टू स्टेटमेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप पहले गो टू स्टेटमेंट लिख लें, और उसके बाद दरमियान में आप कुछ स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं तो आप नीचे लेबल लगा दें, राइट। अगर आप कोई लूप चलाना चाहते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना चाहते हैं, तो पहले लेबल लगा देंगे, नीचे गो टू स्टेटमेंट। तो लेबल और गो टू स्टेटमेंट के दरमियान में जितनी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। गो टू फिर ऊपर ले जाएगा कंट्रोल को, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इसी तरह ये आपको फ्लो चार्ट में भी नजर आएगा। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टेटमेंट 1 चली, स्टेटमेंट 2 चली, स्टेटमेंट 3 चली, फिर आपने गो टू स्टेटमेंट लिखी है। गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल को दोबारा स्टेटमेंट 1 पे ले गई, फिर स्टेटमेंट 1 चली, 2 चली, 3 चली, फिर गो टू। इस तरह ये लूप जो है वो चला सकते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट आपने कब तक लगानी है, इसके लिए आप कोई कंडीशन, इफ कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि तब तक गो टू करता रहे जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसका काम है C++ वर्ड को डिस्प्ले कराना 5 बार, 5 टाइम्स यूजिंग गो टू स्टेट। बहुत सिंपल है। ये देखें जी, डायरेक्ट बॉडी पे आते हैं। ये इंट z इज इक्वल टू 1, वेरिएबल का नाम हमने z लिया है, जिसकी वैल्यू भी दे दी इसको, इसकी वैल्यू है 1। ये लेबल लिया है जिसको मैंने रेड कर दिया है, दिस इज लेबल। दिस विल नॉट सेमी कॉलन, सॉरी, दिस इज कॉलन, ठीक है। ये कॉलन्स होंगे, नॉट सेमी, ठीक है। लूप ये लेबल है, नाम रखा है हमने अपनी मर्जी से, कोई आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। ये रेपिटेशन करवाने के लिए, तो रेपिटेशन के लिए आमतौर पे जो टर्म यूज होती है उसे लूप कहते हैं। तो ये आपने लेबल लिया है, रेड किया जिसको मैंने, दिस वन, और सी आउट करके आपने जी को जो है वो प्रिंट करवाया है, ठीक है। ये फॉर काउंटिंग है, गिनती करने के लिए। और ये आपने डबल कोटेशन में जो है C++ लिखा है, डबल कोटेशन में,
और ये ई एंड डी एल एंड लाइन है, ये बुनियादी तौर पे लाइन एंड करने के लिए, जब एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो वो लाइन एंड हो जाए ताकि अगली बार अगली लाइन में लिखा जाए। तो ये फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करने के लिए बुनियादी तौर पे है। और ये इंक्रीमेंट के लिए है जी प्लस प्लस, हर बार जी की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगाई है जी कि गो टू स्टेटमेंट कैसे और कब लगानी है, ये देखें। इफ जी इज लेस आर इक्वल टू 5, जब तक जी की वैल्यू, जी शुरू कहाँ से किया था, 1 से किया था, जब तक जी की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 हो तब तक गो टू करके कहाँ जाए, लूप पे जाए। लूप कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है जी लूप। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कंडीशन सही रहेगी, कंट्रोल बार बार इधर जाएगा, बार बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इस तरह ये लूप चलता रहेगा। लेट ये वैल्यू 5 हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ आएंगे तो ये 5 + 1 कर देगा, जी प्लस प्लस जो है इसकी वैल्यू को, तो वैल्यू 6 हो जाएगी। जब आप यहाँ के चेक करेंगे तो ये कंडीशन फॉल हो जाएगी, ये गो टू स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, तो फिर आप सी आउट करवा देंगे एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह आपके प्रोग्राम जो है आपका ये आसानी से 5 टाइम जो है वो एक वर्ड को बार बार रिपीट करवा के प्रिंट करवा सकता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। एक प्रोग्राम लिखना है, प्रिंट नंबर करे जो 1 to 10, 1 से 10 तक जो नंबर 1 to 10 नंबर जो है वो प्रिंट कराए यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। तो इसमें नंबर को 1 से शुरू किया, इंट n इज इक्वल टू 1, ये मेरा पॉइंटर आपको शो कर रहा होगा कि मैं किस जगह देख रहा हूँ। लेबल का कोई स्पेशल नाम नहीं रखा, लेबल ही रख दिया आपने नाम। सी आउट करके आपने n की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। n की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 1 है, तो पहली बार जो है वो स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा और लाइन खत्म हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है n प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट के लिए है, तो n की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू अब हो जाएगी 2, राइट। अब कंडीशन चेक होगी, इफ n इज लेस आर इक्वल टू 10, तो 2 इज लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो ये गो टू स्टेटमेंट चलेगी, कंट्रोल लेवल पे चला जाएगा। कंट्रोल लेवल पे आ गया है तो ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी। तो अब n की वैल्यू कितनी थी, 2, तो स्क्रीन पे 2 प्रिंट होगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ उसकी वैल्यू में एक और ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बी 3। आप कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन इज ट्रू, गो टू स्टेटमेंट चलेगी, कंट्रोल दोबारा लेवल पर आ जाएगा और देयर 3 को चेक करेंगे, यस 3 के लिए कंडीशन ट्रू है, तो एक और ऐड हो जाएगा और एक बार फिर जो है वो नया नंबर प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। 5, 6, 7, 8, 9 के लिए भी चलेगा। जब ये 10 हो जाएगा तो उसके लिए भी चलेगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप इधर आएंगे 10 के लिए जब ये चल जाएगा, 10 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, तो ये 10 में एक ऐड करेगा, n प्लस प्लस जो है 10 में एक ऐड करके उसको क्या कर देगा, 11 कर देगा। तो ये कंडीशन फॉल हो जाएगी, गो टू स्टेटमेंट जो है ये स्किप कर जाएगी और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपको स्क्रीन पे 1 to 10 नंबर जो है वो प्रिंट हुए हुए नजर आएंगे। लें जी, ये हमारी डिस्कशन है। इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हों तो मैं आपके माइक ओपन करता हूँ। ये जी, योर माइक्स आर ओपन, यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी सर हमने सेकंड लास्ट एग्जांपल में हमने C++ वर्ड यूज किया, अगर हम उसकी जगह कोई और वर्ड यूज करते, क्या हमारे पास जो डिस्प्ले में शो होना था क्या वो भी सेम वही होना था? वैसे एक सिंपल सा लिसन, एक सिंपल सा रूल जहन में रख लें। सी आउट स्टेटमेंट में जो भी चीज डबल कोटेशन में एनक्लोज होगी वो एज इट इज स्क्रीन पर जाएगी। बट है, चाहे आप जहीर हैं, अपना नाम लिखते हैं उसमें, तो जहीर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 5 टाइम। जी सर, अगर हम इधर डबल कोटेशन ना दें, सिर्फ हम उधर वर्डिंग लिख दें, क्या वो प्रॉब्लम ठीक होगा या प्रॉब्लम? नहीं, सिंटैक्स एरर आ जाएगा जी, वो चलेगा नहीं आपका। सर जी, जिस तरह गो टू लूप के बाद जो है ना एंड द प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन गो टू लेबल के जी नहीं सर, ये दिस वन, सॉरी, ठीक है, एंड तो गो टू लेबल में ये लास्ट में नहीं लिखा हुआ, तो क्या दोनों के लिए वो तो मिस्टेक है वहाँ, या नहीं लिखना उसके आगे नेक्स्ट में? नहीं, मैं बताता हूँ, देयर इज नो मिस्टेक। ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ यूजर को बताने के लिए है। अगर वाकई यूजर को बताना जरूरी हो तो बता दें, वरना कोई ऐसी बात नहीं, प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन?
सर ये पहला लेवल के बाद दूसरा लाइन वाला थोड़ा समझाइए सर। दोबारा सवाल पूछना। वो लेवल के बाद पहला दूसरा, वो लेवल के बाद दूसरा लाइन है ना सर, सी आउट वाला पहले एग्जांपल्स का, वो थोड़ा समझाइए सर। पहले एग्जांपल एक सेकंड। जी सर। काइंडली माइक्स बंद कर दें। ये एग्जांपल की बात कर रहे हैं आप, ये लेबल है लूप, राइट। इसके बाद जी ये सर। ये लाइन लिखी है सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट होता है जी कंसोल सर, आउट, इसी लाइन को थोड़ा समझाइए सर। कंसोल आउटपुट। लिसन केयरफुली। सी आउट होता है कंसोल आउटपुट, स्क्रीन पे आपने आउटपुट दिखानी है, राइट। स्क्रीन पे आपने डिस्प्ले करवाना है। टारगेट क्या था, आपने C++ दिखाना था। कितनी बार? 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5 बार करने का तो टारगेट गो टू स्टेटमेंट अचीव करेगी। अब ये सी आउट स्टेटमेंट क्या कर रही है, आप ये समझना चाहते हैं। तो सी आउट स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने सिंपल वेरिएबल का नाम लिखा है z। तो जब आप वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी। जैसे वेरिएबल की पहली वैल्यू आप देखें कितनी है, 1। इफ यू सी माई पॉइंटर, कितनी है, 1। तो सी आउट में सबसे पहले स्क्रीन पे देखें क्या प्रिंट हुआ है, 1। ये आप देख सकते हैं आउटपुट में, सबसे Yes, पहले sir. नंबर प्रिंट हुआ है 1, राइट। दूसरी चीज क्या प्रिंट होगी, C++। दूसरी चीज क्या प्रिंट हुई है स्क्रीन पे, C++, C++. राइट। Yes. उसके बाद G++ ने नंबर में एक ऐड किया। नंबर पहले कितना था, 1, उसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो अब देखें ये जी प्रिंट सर। हुआ 2 और उसके सामने फिर लिखा गया C++। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, मेरा ख्याल है कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो गए हैं। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं।